हेलो एंड गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट को। आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी और कंचन आईएएस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज से डेली आपको 5 करेंट अफेयर्स दिया जाएगा। मैं बताऊंगी 5 करेंट अफेयर्स यहाँ पे, जिससे क्या होगा ना कि आप करेंट अफेयर्स से भी अपडेट रहेंगे। और जो कि एक बहुत बड़ा सेक्शन है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। ये जो क्लास होगी आपकी ना, ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड नहीं है, ये पीटी कम्स मेंस दोनों को ध्यान में लेके चला जा रहा है। ठीक है, तो क्लास जैसे ही खत्म होगी ना, आप जब क्लास देख लीजिएगा तो लास्ट में प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। और इस देखिए, अगर आप कंटिन्यू कीजिएगा इस सेशन को तो यकीन मानिए कि आपको सितंबर का जो प्रीलिम्स दोगे आप, तो आप उसमें कॉन्फिडेंस फील कीजिएगा, क्योंकि इसके एमसीक्यूज भी करवाएंगे आफ्टर जुलाई। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो पहली न्यूज़ है वो है कोची लक्षद्वीप पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर परियोजना। अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, कोची लक्षद्वीप पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर योजना। ये है क्या? तो सबसे पहले इसके बारे में फैक्ट्स को जानेंगे जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये कब शुरू हुआ? तो 3 जनवरी 2024 को शुरू हुआ। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। कहाँ से शुरू हुआ? तो कवरत्ती से शुरू हुआ। 3 फैक्ट्स हमने जाने यहाँ से। क्या क्या जाना? कब स्टार्ट हुआ, किसके द्वारा स्टार्ट हुआ और कहाँ से स्टार्ट हुआ। अब देखिए, ये कवरत्ती से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे एक स्टैटिक्स पॉइंट क्या मिला हमें कि कवरत्ती जो है वो किसकी कैपिटल है? तो वो कैपिटल है लक्षद्वीप की कैपिटल है। आगे हम जानेंगे कि लक्षद्वीप के बारे में भी कुछ स्टैटिक्स फैक्ट्स को जानेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ पेपर पलटा हमने, ठीक है, जो भी इवेंट्स है उसको देख लिया। आप उस इवेंट्स को देखिए, उसमें जो कीवर्ड्स मिल रहा है उसको आपको क्या करना है, उसको स्टैटिक्स पोर्शन में लेके चलना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या करते हैं वहीं से आता है। उसके बाद देखिए, ये जो प्रोजेक्ट आया है इसका महत्व क्या है, क्यों लाया गया इस प्रोजेक्ट को? कुछ इंपॉर्टेंस होगा तो ही तो इस प्रोजेक्ट को लाया गया। तो आइए इंपॉर्टेंस देखते हैं। इसको आप मेंस में अप्लाई कर सकते हो। क्या है इसका इंपॉर्टेंस? तो इस परियोजना के माध्यम से लक्षद्वीप में तेज और अधिक विश्वसनीय इंटरनेट सेवाएं, ई गवर्नेंस, शैक्षिक पहल, डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल मुद्रा उपयोग, डिजिटल साक्षरता आदि की शुरुआत की जाएगी। आप देखिए, इस परियोजना के माध्यम से कनेक्टिविटी को स्टैब्लिश किया जाएगा। और जब कनेक्टिविटी स्टैब्लिश होता है ना, तो क्या होता है, इसका परिणाम होता है विकास। क्योंकि विदाउट कनेक्टिविटी विकास में क्या होता है, ये बाधा उत्पन्न करती है। अब इस परियोजना के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये परियोजना जो है ये कितने इसमें वित्त पोषित हो रहा है, कौन वित्त पोषित कर रहा है, कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, कितना किलोमीटर इसका इस प्रोजेक्ट की लंबाई है, वो भी देख लेते हैं। तो लाइक देखिए, इस प्रोजेक्ट की कुल लिंक दूरी कितनी है? तो 1868 किलोमीटर है। कुल लागत कितनी है? लगभग 1072 करोड़ रुपए। अब आप सोचोगे कि मैम ऐसे तो बीपीएससी क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। तो सही में ऐसे क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा। वो क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे? स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछेगा कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या फिर असत्य भी पूछ सकता है। और 4 स्टेटमेंट आपको दे देंगे और उसी में ये फैक्ट्स रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कि कितना किलोमीटर लंबा है और कितना ये लागत से इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है। अब आप देखो, इस प्रोजेक्ट को फंडिंग कौन कर रहा है? इस प्रोजेक्ट को फंडिंग कर रहा है यूएसओएफ। हम इसके बारे में भी जानेंगे कि ये क्या है। तो यूएसओएफ का मतलब होता है यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड। जो यूएसओएफ है वो क्या कर रहा है? इस परियोजना को फंडिंग कर रहा है। और इस परियोजना का निष्पादन एजेंसी कौन है था? तो हमारा बीएसएनएल कंपनी जो है इस परियोजना का निष्पादन एजेंसी था। अब ये परियोजना के आने से लाभ क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए, ठीक है, क्योंकि मेंस में आप इसको पेपर 2 में अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। पेपर 2 में अप्लाई कर सकते हो, ऐसे में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अभी देखिए ऐसे लिखने के लिए आपके पास अच्छा खासा कंटेंट होना चाहिए। और कंटेंट कब होगा? जब आप डेली इस तरीके के कंटेंट्स को अपने कॉपी में नोट कीजिएगा तो आपके पास कंटेंट काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हो जाएगी, तो मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यह परियोजना लक्षद्वीप में डिजिटल इंडिया और राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के उद्देश्य को प्राप्त करने और भारत सरकार की विभिन्न ई गवर्नेंस परियोजना को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब देखिए, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको जाके गूगल पे क्या सर्च करना है? आपको गूगल पे सर्च करना है कि राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन क्या है। ठीक है, इसको सर्च कीजिएगा और अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा इसको।
उसके बाद क्या और लाभ होगा इसका कि इसके माध्यम से लक्षद्वीप के लोगों को हाई स्पीड वायरलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये सारे क्या है, तो कुछ लाभ है। आप सोचिए ना, अगर ये लाभ प्राप्त होगा, ठीक है, लक्षद्वीप को, तो वहाँ पे क्या होगा इसका परिणाम कि वहाँ पे सामाजिक और आर्थिक विकास देखने को प्राप्त होगा। अब हम देख रहे थे कि USOF क्या है, जिन्होंने फंडिंग की है इस प्रोजेक्ट को, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। तो अगर आप इसके बारे में देखोगे तो ये ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों तक वहन योग्य कीमतों पर गैर भेदभावपूर्ण सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवा की पहुंच सुनिश्चित करता है। कौन? USOF। ये जस्ट फॉर नॉलेज के लिए है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी और किस विभाग के तहत हुआ था। तो इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 2002 में, दूर संचार विभाग के तहत क्या हुआ था, इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। किसका? USOF का। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा देखते हैं लक्षद्वीप के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यूपीएससी ने ना डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन अपने PYQ में पूछ रखा। अगर ज्योग्राफी का प्रश्न देखिएगा तो आपको देखेगा। ठीक है, तो आप देखिए क्या है इसके बारे में। भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी, अगर आप देखोगे तो हमारे भारत में कितनी यूनियन टेरिटरी हैं अभी, तो 8 है। तो 8 में जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है, तो लक्षद्वीप है। इसमें कितने द्वीप शामिल हैं, तो 36 द्वीप शामिल है। और यही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। ठीक है, अंडमान निकोबार और इसको लेके पूछा था। तो आप इतना याद रखना कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप है, तो 36 द्वीप है। और ये 36 द्वीप का कितना स्क्वायर किलोमीटर में है, तो 32 स्क्वायर किलोमीटर में ये क्या है, विस्तृत है। अरब सागर में स्थित है। अगर आप इसकी देखोगे कि अवस्थिति देखोगे तो ये अरेबियन सी में क्या अवस्थित है आपका, तो लक्षद्वीप अवस्थित है। राजधानी कवारती, जहां से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। और इसके 2 तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला हुआ है। बहुत ही VVI है ये। कौन कौन सा है 2 नए समुद्र तट, तो एक का नाम है मिनिकॉय ठुंडी तट और दूसरे का नाम है कदमत तट। दोनों याद रखिएगा, मिनिकॉय ठुंडी तट और दूसरा है कदमत तट। तो एक टॉपिक हमने समाप्त कर लिया। अब हम आते हैं सेकंड वाले टॉपिक पे। सेकंड वाला टॉपिक क्या है, एक वाहन एक फास्टैग पहल। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये भी चर्चा में था। यकीन मानिए आपको डेली जो यहाँ पे 5 करंट अफेयर्स के टॉपिक करवाए जाएंगे ना, अगर आपने एक विश्वास के साथ हमारे साथ आप जुड़े रहते हो तो आप देखना, आप विद इन 1 मंथ में मैं आपको हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट में ये विश्वास दिलवाती हूँ कि आप 1 मंथ में खुद में बहुत कॉन्फिडेंट फील कीजिएगा। तो एक वाहन एक फास्टैग पहल किया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा कि इसकी शुरुआत किसने की है, तो NHAI ने। ये NHAI बोले तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। इसमें उसका उद्देश्य क्या है इस पहल का, इस पहल का उद्देश्य है कि जो उपयोगकर्ता है, जो फास्टैग के यूजर्स है, उनके लिए क्या इसका उद्देश्य है कि उपयोगकर्ता द्वारा एक से अधिक वाहन के लिए एक फास्टैग का उपयोग करने या एक विशेष वाहन को एकाधिक फास्टैग के साथ जोड़ने से क्या करना है, इसको रोकना है। यही उद्देश्य के साथ जो है एक वाहन एक फास्टैग पहल को NHAI के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। आई बात समझ में यहाँ तक। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि इसी के साथ फास्टैग जो उपयोग करता है, जो फास्टैग यूजर्स है, उनको क्या करना है ना, RBI की जो दिशा निर्देश है उसके अकॉर्डिंग अपने नवीनतम फास्टैग का KYC करवाना होगा। ठीक है, जो भी RBI की जो भी डायरेक्शन है ना, उस डायरेक्शन के तहत क्या करवाना है, जो भी फास्टैग यूजर्स है, नवीनतम फास्टैग यूजर्स, उनको क्या करवाना होगा, तो KYC करवाना होगा। KYC का मतलब नो योर कस्टमर। तो ये करवाना कंपलसरी है और इसका डेडलाइन भी दिया गया है 31 जनवरी 2024 तक। अगर आपने KYC नहीं करवाया तो आपको बैंक के द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ये मैं नहीं बोल रही, ये इस पहल में ऐसा प्रावधान किया गया है। तो डेडलाइन याद रखना 31 जनवरी 2024 है। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई, NHAI के द्वारा। बस इतने ही प्रश्न यहाँ से बनेंगे। ठीक है, बाकी आपके नॉलेज के लिए है। अब एक और प्रश्न क्या बनेगा कि ये फास्टैग जो है वो किस तकनीक पे काम करता है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए बीपीएससी अपना ट्रेंड चेंज कर रही है, वो जनरल साइंस में अब साइंस टेक भी पूछ रही है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि फास्टैग जो है वो किस तकनीक पे कार्य करता है। तो देखिए इसके माध्यम से रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक के द्वारा वाहन के चलते समय ग्राहकों से जुड़े प्रीपेड खाते से सीधे ही टोल का भुगतान हो जाता है। तो हमें क्या पता चला कि फास्टैग किस तकनीक पे कार्य करता है? तो फास्टैग करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक पे कार्य करता है। तो 3 प्रश्न आपको इस वाले टॉपिक से मिल गए। तो खुद से आपको प्रश्न क्या करने हैं, अराइज करने हैं और देखना है कि क्या क्या प्रश्न जो है इस टॉपिक से बन सकता है। यकीन मानिए इस तरीके से पढ़ाई कीजिएगा ना तो लॉन्ग टर्म तक आपके माइंड में रहता है। ठीक है, आइए थर्ड वाले टॉपिक पे चलते हैं। तीसरा टॉपिक है स्वामित्व योजना को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। ठीक है, अब आप सोचोगे कि मैम ये तो बहुत पहले योजना शुरू हुई थी, आपने इसको क्यों लगाया है? इसको मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि इसको सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन का पुरस्कार मिला है अभी वर्तमान में ही, रिसेंट में ही। काफ़ी ज़्यादा पुरस्कार से सम्मानित हो रहा है ये योजना, स्वामित्व योजना, जिसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को किया गया था। ये केंद्र की योजना है। इस योजना को लाने के पीछे का उद्देश्य ये था ग्रामीण भारत को सशक्त करना। ठीक है, उनको तकनीकी रूप से क्या करना है, आर्थिक सशक्त बनाना है। ड्रोन के माध्यम से भूमि का क्या करना है, तो मापन करना है, भूमि का निरीक्षण करना है। किसका ये उद्देश्य था? स्वामित्व योजना का। और इसी योजना को अभी वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन का पुरस्कार दिया गया। तो आप लोगों से मेरा प्रश्न है, आप लोग बताइएगा कि 24 अप्रैल को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक्टिव हो कि जो भी सेशन को देखेंगे प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप क्वेश्चन जो भी मैं पूछूंगी आप उसका आंसर कीजिएगा। आप मैसेज पे कितना बात कर लेते हो, टाइप कर लेते हो, लेकिन कमेंट में टाइप करने में बहुत दिक्कत आ जाती है। तो कमेंट में टाइप कीजिएगा ना, तो आपको देखेंगे लोग बोलेंगे अरे भाई ये कितना एक्टिव है, कितना पढ़ाई कर रहा है। तो आपको देख के दूसरे भी मोटिवेट होंगे। अगर आपने अपने जीवन में किसी एक इंसान को ही मोटिवेट कर लिया ना तो आपके लाइफ का वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, तो क्योंकि धीरे धीरे चेन बनता है ना, तो इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा जो भी क्वेश्चन मैं पूछूं उसका। और इसका जो इस योजना का कार्यान्वयन लक्ष्य वर्ष है वो कब से कब तक है? 2024 से 25। अब देखिए अभी चल कौन सा वर्ष रहा है? 2024। और आपको पता है कोई भी लक्ष्य वर्ष हो, ठीक है, कोई भी 5 वर्ष हो जाए किसी स्कीम्स को लेके, 10 वर्ष हो जाए, तो वो स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिए। तो ये आपके प्रीलिम्स में भी पूछने की संभावना है और अगर मेंस में तो आपके अप्लाई करने पे ये जाता है कि आप कहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हो। मेरे से बार बार एस्पिरेंट पूछते हैं कि मैम आंसर कैसे हम अच्छा लिखें, क्या करें आंसर अच्छा लिखने के लिए जिससे एग्जामिनर खुश हो जाए और अच्छा खासा नंबर दे दे हमें। ठीक है, तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि इसके लिए एकमात्र उपाय ये है कि आप करंट से अपडेट रहिए और करंट के डेटा को क्या कीजिए, आप अपने आंसर में अप्लाई कीजिए। मैं इनफैक्ट जब हिस्ट्री पढ़ाती हूँ तो मैं हिस्ट्री में भी मेडाइवल हिस्ट्री हो, एंशिएंट हिस्ट्री हो, इसमें भी मैं करंट से उसको क्या कर देती हूँ, रिलेट कर देती हूँ। लाइक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में मैं पढ़ा रही थी एक बार, तो उसमें जो उसके फसल चक्र के बारे में पढ़ा रही थी, तो उसको मैंने अभी के किसान क्रेडिट कार्ड योजना से, ठीक है, जो भी किसान के लिए स्कीम्स आ रहे हैं उससे जोड़कर उनको पढ़ाया, ताकि जब वो आंसर्स को लिखे तो उसको भी साथ में कनेक्ट करे, ताकि एग्जामिनर को लगे कि नहीं भाई ये बहुत, इसका दायरा जो है, इसका जो एनालिटिकल पावर है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो ये हमारे लिए एक परफेक्ट ऑफिसर है। ठीक है, तो आपको उसको दिखाना होगा। मेंस टोटली आपके पर्सनालिटी पे डेवलप होता है, क्योंकि आप वहाँ पे मेंस में क्या होते हो, ना होकर भी अपने आप को प्रेजेंट करते हो। आपकी लेखनी में ना वो आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है वहाँ पे। बाकी तो इंटरव्यू क्या है, जस्ट लाइक आपका वो अपीयरेंस देखता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, क्विक डिसीजन ले पाते हो कि नहीं, आपका डिसीजन मेकिंग पावर कैसा है, ये सारा चीज़ चेक करता है। लेकिन मेंस में आप एक्चुअल में क्या हो ना, वहाँ पे आप बन नहीं सकते हो। एक्चुअल में जो हो आपके मेंस की आंसर राइटिंग में दिख जाता है। इस योजना में अत्याधुनिक ड्रोन सर्वेक्षण और जीआईएस मैपिंग तकनीक के माध्यम से भूमि का सटीक सीमांकन किया जाता है, जिससे विवादों का कम करने में मदद मिलती है। मतलब होता है ना, भूमि का जो धांधली वगैरह हो जाता है उससे इस चीज़ से बहुत कमी आई है, क्योंकि एक तकनीक के माध्यम से इसका सर्वेक्षण किया जाता है, तो बहुत काफ़ी ज़्यादा ये क्या हो जाता है, हेल्पफुल हो जाता है। इस योजना के अंतर्गत ये अचीवमेंट है, ठीक है, अगर इस बार क्वेश्चन पूछे आपसे, ठीक है, तो आप मेंस में इसको अप्लाई कर सकते हो कि इस योजना के अंतर्गत अब तक 2.90 लाख गांव में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और
1.06 लाख गांवों के लिए 1.66 करोड़ संपत्ति कार्ड भी तैयार किए जा चुके हैं। ये है हमारे स्वामित्व योजना की उपलब्धियां, और उपलब्धियां आप जरूर कॉपी में मेंशन कीजिए, क्योंकि ये दिखाता है कि आप कितने ज़्यादा अवेयर हो किसी भी चीज़ को लेके। क्योंकि डेटा अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो आपके अवेयरनेस को दिखाता है एग्जामिनर के सामने। अब देखिए, हरियाणा 3 आपके स्टेट है और 2 यूटी है जिन्होंने इस स्वामित्व योजना के उद्देश्य को पूरा कर लिया है। तो देखिएगा, हरियाणा, उत्तराखंड और गोवा ये 3 राज्य हैं। पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी बसे हुए गांवों के संपत्ति कार्ड बनाकर इन राज्यों और यूटी प्रदेशों को पूर्ण कवरेज हासिल कर लिया गया है। तो ये है आपका स्वामित्व योजना। ठीक है, चलिए, तो इसमें मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा है वो आप कमेंट करके बताइएगा। आइए हम चौथे वाले एक टॉपिक पे चलते हैं। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट असर 2023। ये जो असर रिपोर्ट है ना, ये 2005 से, कब से, 2005 से कंटिन्यू जो है इसको प्रकाशित किया जाता है। कौन से, किसके द्वारा, तो एक एनजीओ प्रथम है उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष 2005 से इस रिपोर्ट को जारी की जाती है। इस असर का फुल फॉर्म क्या होता है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ठीक है, अब देखिए, ये वाला टॉपिक लाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि आपके एसे के लिए कंटेंट तैयार हो जाए, क्योंकि एसे के लिए आप टोटली डिपेंड क्या हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। एक जो एसे है, ठीक है, उसको थोड़ा सा घुमा घुमा के पूछा हुआ है। ठीक है, मैं 2 एसे का मेंशन करती हूँ। यूपीएससी का एसे है, एक ऐसे है कि वह सपना जो भारत को सोने नहीं दे रहा है। ठीक है, मतलब इस टाइप से है। मेरी स्टेटमेंट थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है, लेकिन मोटो मतलब उसका जो उद्देश्य है कि वो पूछना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा सपना है जो भारत को सोने नहीं दे रहा है। तो आपको मैं जब ये असर की रिपोर्ट पढ़ाऊंगी तो आप समझोगे कि क्या गड़बड़ियां आ रही हैं, जिससे देश की जो शैक्षणिक व्यवस्था है उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उसमें गड़बड़ी उत्पन्न हो रही है। एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत ही अच्छा एक स्टेटमेंट दिया था कि देश का विकास जो है ना वो क्लास में डिसाइड होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्लास के मतलब बेस को क्या करना होगा, मजबूत करना होगा, तो ही हम देश का डेवलपमेंट जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में नहीं देखते हो, बच्चा ही देश का क्या है, तो भविष्य है। तो भाई उस बच्चे को आप अच्छे से शिक्षित भी तो करो। ठीक है, आपको अगर दिया जा रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एज अ टीचर आपको उनको पढ़ाना है, तो अच्छे से पढ़ाइए ना, अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन कीजिए। नो डाउट बहुत टीचर्स हैं ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में भी जो अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है, जिसकी वजह से हमें असर में ऐसे रिपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। और ये रिपोर्ट आप समझिए, जब नेशनल लेवल पे आता तो ऐसा तो नहीं है कि इंडिया के बाहर के लोग नहीं देखते होंगे, तो क्या हमारा रह जाता होगा। इसलिए इसको सुधारना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी आप देखिए, इतनी सारी टीचर्स की बहाली हो रही है। उम्मीद है, सबसे रिक्वेस्ट है सारे टीचरों से कि आप लोग जो है, मैंने बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स को देखा है इस बार अपॉइंट होते हुए। ठीक है, मेरे जान पहचान में भी है, तो बहुत उम्मीद है कि वो लोग जो है कम से कम इस चीज़ को बदलेंगे और आने वाले वर्षों में असर की जो रिपोर्ट होगी वो पॉजिटिव दिखेगी। तो देखिए, इसका जो शीर्षक था इस बार का था बियॉन्ड बेसिक्स। यह रिपोर्ट जो है विशेषतः ग्रामीण भारत में बच्चों की स्कूली स्थिति के संबंध में डेटा प्रदान करता है कि जो ग्रामीण स्कूल है, ठीक है, उसमें बच्चों की शैक्षणिक स्थिति क्या है उससे रिगार्डिंग डेटा देता है। क्या, तो असर रिपोर्ट। क्योंकि आपको पता है, कोई भी स्कीम्स बनाने के लिए, कहीं पर भी डेवलपमेंट का सोचने के लिए हमारे पास डेटा रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि डेटा रहेगा तो उसी के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, असर सर्वेक्षण भारत के सभी ग्रामीण जिलों में वर्ष 2005 से प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा है, तो आयोजित हो रहा है। यह सर्वेक्षण 3 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों का देखता है कि इनरोलमेंट रेट क्या है, मतलब 3 से 16 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका कितना नामांकन है स्कूल में, वो देखा जाता है। और 5 से लेकर आपका 16 वर्ष के बच्चों का देखा जाता है कि उनकी मैथ्स की कैपेबिलिटी कैसी है, मैथ्स कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं, रीडिंग कैपेबिलिटी कैसी है, वो देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ को असर की रिपोर्ट में देखा जाता है और प्रकाशित किया जाता है। अगर आप इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा
क्या देखने को मिलेगा कि समग्र रूप से अगर आप ओवरऑल देखो तो 14 से 18 वर्ष की आयु को 86.8% बच्चे किसी शैक्षणिक संस्थान में नामांकित है। मतलब इतने परसेंट बच्चे आपको दिख रहे हैं ना, 14 से 18 वर्ष के इतने परसेंट किसी ना किसी जगह पे इनरोल हैं, ठीक है, शैक्षणिक संस्थान पे। ये डेटा दे रहा है आपको। दूसरा कि 14 वर्ष के 3.9% और 18 वर्ष के 32.6% बच्चे किसी शैक्षणिक संस्थान में नामांकित नहीं हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतने लोग का इनरोलमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, इतने परसेंट लोगों का। ये आप सारा ये आप क्या कर सकते हो, ऐसे में डाल सकते हो, ठीक है। इसी आयु के चलिए अब देखते हैं आगे। इसमें अगर आप देखो तो इसी आयु वर्ग के ऐसी लड़कियों का अनुपात जो किसी भी स्कूल में नामांकित नहीं है, 2018 में 4.1% था, बट ये घटकर कितना हो गया, 2022 में 2% हो गया। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ दिखा कि देखिए अगर थोड़ा सा भी घट रहा है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पॉजिटिव चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको ध्यान में रखना है। विज्ञान जो भी वोकेशनल कोर्स होता है, अगर उसमें भी आप देखोगे तो मेल की तुलना में जो फीमेल है उनका इनरोलमेंट रेट क्या है, तो कम देखने को मिलता है, ऐसा असर की रिपोर्ट में दिखाया गया है। लगभग 25% युवा जो है वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में, जो उनकी रीजनल भाषा है, ठीक है, ये रीजनल भाषा में क्या कर पा रहे हैं, क्लास 2 का भी बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रही, ऐसा ये असर की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि क्लास 2 की भी बुक क्या नहीं कर पा रहे हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो कि उसकी रीजनल लैंग्वेज में है। ये ग्रेड 5 स्तर के जो अंक गणितीय कौशल होता है, मतलब मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं क्लास 5 लेवल के, वो भी क्वेश्चन जो है बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। आइए आज का लास्ट टॉपिक है भारतीय स्टाम्प विधेयक 2023। इस वाले टॉपिक में आपको सिखाऊंगी कि इकोनॉमी आपको कैसे पढ़ना है। बहुत लोगों का ये जो ये सब्जेक्ट है वो थोड़ा फियर वाला होता है कि इसको कैसे कंप्लीट करना है। तो आइए आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि करंट अफेयर से आप इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हो और लोड भी नहीं लगेगा, बहुत मज़ा भी आएगा। तो सबसे पहले देखिए कि भारतीय स्टाम्प विधेयक 2023 जो है, इसको तैयार किसने किया, इसके मसौदे को, तो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के द्वारा इसके मसौदे को क्या किया गया है, तो तैयार किया गया है। किसके द्वारा, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के द्वारा। अब देखो इसका स्वरूप क्या है, तो इसका स्वरूप है ना कि ये जो एक्ट है वो कब आया था, 1899 में। मतलब ये जो विधेयक आ रहा है ना, भी भारतीय स्टाम्प विधेयक, ये किसका स्थान लेगा, तो 1899 का जो भारतीय स्टाम्प एक्ट था उसका स्थान लेगा, ठीक है। क्योंकि जरूरी भी है, आप देखो 1899 में आया था तो बहुत आवश्यक हो गया था कि इसको क्या करे, अमेंड करे, क्योंकि समय समय पे बहुत जरूरी होता है अमेंडमेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए भारतीय स्टाम्प एक्ट जो है 1899, वो एक राजकोषीय कानून है जो लेन देन रिकॉर्ड करने वाले दस्तावेजों पर स्टाम्प के रूप में कर से क्या करते हैं, संबंधित होते हैं। अब संशोधन की आवश्यकता क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वर्तमान दौर में इसको आधुनिक बनाना बहुत ही आवश्यक हो गया है, क्योंकि ये जो एक्ट आया था ना उस टाइम पे इसमें ई स्टाम्पिंग का प्रोविजन नहीं था, ठीक है, ई स्टाम्पिंग का क्या था, प्रोविजन नहीं था। इसलिए आवश्यक हो गया था कि नहीं, इस वाले एक्ट को आधुनिक बनाया जाए, मतलब अभी के अनुकूल इसको बनाया जाए ताकि कोई दिक्कतें नहीं आए, ठीक है। अब आप देखिए आपको कैसे इकोनॉमिक्स का सीखना है कि आप इस करंट अफेयर से इकोनॉमिक्स का क्या पॉइंट ले सकते हो। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे प्रीलिम्स में ना, कि स्टाम्प शुल्क जो है वो किसके द्वारा लगाया जाता है। पहला प्रश्न, तो देखिए स्टाम्प शुल्क जो है ना वो लगाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन
इसको वसूलता कौन है? तो आर्टिकल 268 के तहत संबंधित राज्य के द्वारा इसकी वसूली की जाती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है, स्टैंप शुल्क लगा रहा है, और इसको वसूल कौन रहा है? तो संबंधित राज्य सरकार जो है आर्टिकल 268 के तहत इसको क्या करती है? तो वसूलती है। तो आपको थोड़ी थोड़ी करके ऐसे ही आपको इकोनॉमिक्स के पॉइंट क्या करने हैं? तो कलेक्ट करने हैं। तो आपके आज का जो करंट अफेयर्स का टॉपिक था वो यहीं पे समाप्त हुआ। आई थिंक 15-20 मिनट का सेशन होगा, ज़्यादा आपको लोड भी नहीं लगेगा। तो मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। और यकीन मानिए, ठीक है, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, अगर करंट अफेयर्स आपने डेली किया, 5-5 ही किया, तो जोड़ लीजिए ना अभी से। अब इससे कितना टाइम है? 69 के टाइम पे भी मैंने आपको लगभग 1000 टॉपिक करवाया था, विद इन 1 to 2 मंथ्स में करवाया था, ठीक है। और ये चीज़ अगर अभी से सिलसिला स्टार्ट करेंगे तो अगस्त तक तो आपके काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर बाय सभी को, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, थैंक यू।